हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारी आज की वीडियो। हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया है 1858 से 1947, इसकी जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। साथ में जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे हमने अपने सारे सब्जेक्ट को कवर किया है, ये चैप्टर वाइज हर वीडियो बनाई है हर चैप्टर की। इसने वीडियो नहीं देखी अपने सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट देख लीजिएगा कि आपके सब्जेक्ट की कौन सी वीडियो है। वीडियो देख लो कि आप अपने सब्जेक्ट की, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प होगी आपकी। और आपको मतलब एग्ज़ाम टाइम पे आपको प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बस आपको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी आपका जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिसने वीडियोस नहीं देखी है वीडियोस देख लीजिएगा। वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चैप्टर के अंदर हमें क्या बताया गया है। एग्ज़ाम में आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर कोई भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आने वाली जो अपकमिंग वीडियो की अपडेट है वो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और डेली अपडेट्स के लिए आप जो डेली अपडेट्स होती हैं सोल की, रेगुलर की, एनसी वेब की, इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, क्वेरीज़ के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपकी चैप्टर्स वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है, कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। ये देख लेते हैं सब्जेक्ट का नाम क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। ठीक है, BA प्रोग्राम हिस्ट्री है, ये सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। ये माइनर पेपर है, वो जो मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी जो इसके और जैसे हिस्ट्री ऑफ यूरोप है वो हमारा मेजर पेपर था, लेकिन जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये हमारा माइनर पेपर है। ये भी डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, वो भी डिसिप्लिन का था, बस मेजर माइनर का फ़र्क है। ठीक है, सिलेबस देखते हैं इसका। जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उसमें हमारे 3-4 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन 19वीं सदी के पुनरुत्थानवादी सुधारवादी आंदोलन और 1858 से 1947 तक चला था। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में अंदर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड है तो सामाजिक मुद्दे, सुधार आंदोलन के फूले, अम्बेडकर और जाति प्रश्न। मतलब अम्बेडकर जी ने जो दलित वर्ग थे, मतलब जो नीच जाति के लोग रहते थे, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, ऊँच जाति नीच जाति में फ़र्क किया जा रहा था। तो अम्बेडकर जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन लोगों के साथ वो खड़े हुए थे, दलित वर्ग के लोगों के साथ। तो इस चैप्टर में इसके बारे में बताएगा और काफ़ी सारे आंदोलन के फूले के आंदोलन, सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन के लिए जो 1858 से 1947 के बीच तक ही चला था, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर थर्ड है ना, वो सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन में महिला सुधार आंदोलन 1858 से 1947 के बीच में जो हुआ था, इस चैप्टर में महिला सुधार आंदोलन के बारे में बताएंगे बेसिकली। चैप्टर नंबर फोर्थ है ना, सामाजिक मुद्दे सुधार आंदोलन में किसान, आदिवासी और जाति आंदोलन के, इन सब के बारे में विशेष मतलब स्पष्ट रूप से हम इस चैप्टर के अंदर बताएंगे। तो मेनली क्या है, जो सामाजिक मुद्दे हैं और जिनका सुधार आंदोलन है, मेन पॉइंट बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में 19वीं सदी के पुनरुत्थानवादी से सुधारवादी आंदोलन के बारे में बताएंगे। हमारे सेकंड चैप्टर उसमें जाति, जो दलित वर्ग की जाति के लोगों के साथ उनके साथ भेदभाव किया जाता था, तो उस पर अम्बेडकर जी उनके साथ खड़े हुए थे, आंदोलन फूलन के बारे में बताया जाएगा। जो हमारा थर्ड चैप्टर है इसमें महिला सुधार आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। जो हमारा फोर्थ चैप्टर इसमें किसान, आदिवासी और जाति के आंदोलन के बारे में बताया जाएगा। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है ना, वो सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन के बारे में बताएगी, जिन हर चैप्टर में अलग अलग टाइप्स के मुद्दों को मतलब बाहर निकाला गया, उनके बारे में बताया गया है। किसी में किसान आदिवासियों के लिए बताया गया, किसी में महिला के सुधार के लिए बताया, किसी में दलित वर्ग के लोगों के लिए इसमें बताया। तो हर चैप्टर में कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आप सारे वीडियोस देखिएगा, तभी आपका जो चैप्टर है वो क्लियर हो, समझ में आएगा। और ये आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, तो आपको अच्छे से ही पढ़ना चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट है वो आप ऐसे पॉलिटिकल साइंस में बना के लिख सकते हो, लेकिन जो हिस्ट्री है, जब आपको इतिहास के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप कैसे बना के लिखोगे। तो इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपका जो पूरा चैप्टर है वो क्लियर होगा, चैप्टर आपका सिलेबस तभी आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, यूनिट देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। अब सेकंड यूनिट में कितने चैप्टर हैं? सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 5 है कि औपनिवेशिक राज्य के अधीन है जो भारतीय अर्थव्यवस्था, जैसे धन की निकासी, आधुनिक उद्योग और भारतीय पूंजीपति वर्ग क्या था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर। औपनिवेशिक राज्य के अधीन में 1858 से 1947 के बीच तक। तो ये सारा जो टाइम है ना, 1858 से 1947 के बीच का हमें पूछ रहा है। ओके, तो हमारे उसमें एक ही चैप्टर है, और जो हमारी
यूनिट थर्ड है राष्ट्रवादी राजनीति। इसमें 4 चैप्टर है। राष्ट्रवादी राजनीति में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय विकास 1858 से 1947 के बीच में भी है। और चैप्टर नंबर 7 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बारे में बताएंगे। चैप्टर नंबर 8 में राष्ट्रवादी राजनीति, उदारवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी के बारे में बताएंगे। चैप्टर नंबर जो 9 है महात्मा गांधी और जन राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे। गांधी जी की जो विचारधारा है, उनकी तकनीक है, उनके आंदोलन के बारे में बताएंगे। मेनली चैप्टर नंबर 9 के अंदर महात्मा गांधी जी की पूरी लाइफ के बारे में बताएंगे कि उनका जन राष्ट्र से क्या संबंध था, कैसा व्यवहार था, गांधी जी की विचार क्या गए थे, उनकी क्या तकनीकें रहती थी, उन्होंने आंदोलन किस प्रकार से कैसे कैसे अपनी क्या क्या तकनीकें लगाई थी आंदोलन में, और उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए थे, उन आंदोलन के बारे में बताएगा चैप्टर के अंदर। ठीक है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 है राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियाँ। तो चैप्टर नंबर 10 में राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियाँ से फर्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन और भगत सिंह के बारे में बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में बताएंगे। चैप्टर नंबर जो 11 है राष्ट्रवाद में अन्य प्रवृत्तियाँ। इसमें वामपंथ जैसे किसान, श्रमिक आंदोलन, जयप्रकाश नारायण की समाजवादी पार्टी, इनके बारे में बताएंगे। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रवादी राजनीति के बारे में बताएंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर। हमारी जो यूनिट 5 है उसमें स्वतंत्रता की ओर के बारे में बताएंगे। तो चैप्टर नंबर 12 है जो ना, उसमें सांप्रदायिक राजनीति के विकास का अवलोकन करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है, इसमें स्वतंत्रता की आज़ादी की ओर इसका क्या विभाजन करेंगे। स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद कैसे कैसे विभाजन हुआ था, तो उसके बारे में डिटेल से चैप्टर नंबर 13 में बताएंगे। ओके, आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है। ये हिस्ट्री ऑफ जो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा माइनर पेपर का जो सब्जेक्ट है, इसमें टोटल 13 चैप्टर आ रहे हैं। तो आप सारी वीडियोस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो का आप पूरा ध्यान से देखोगे ना, तो आपको सारे चैप्टर्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशनल बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई अदर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान से वीडियो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। हमारा जो चैप्टर क्या नाम है, ये हमारे यूनिट 1 का चैप्टर है। सबसे पहले याद रखना सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन। चैप्टर का नाम है सामाजिक मुद्दे और सुधार आंदोलन में 19वीं सदी के जो पुनरुत्थानवादी सुधारवादी जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें उद्देश्य क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे। जो सामाजिक और जो धार्मिक आंदोलन है उनके अध्ययन को हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। जैसे मेनली जो चैप्टर का नाम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो आप समझ गए होंगे कि मेनली जो सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन के बारे में बता रहा है इस चैप्टर के अंदर में। इसमें जो 19वीं सदी और 20वीं सदी में जो विभिन्न सामाजिक सुधार हुए थे, संगठनों ने भारत में सामाजिक कुरीतियाँ की थी, धार्मिक अंधविश्वास और असमानताओं के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए थे। काफ़ी धर्म के नाम पे भेदभाव कुरीतियाँ, सामाजिक कुरीतियों को भी इसमें अंधविश्वास माना जाता था, लोगों के साथ असमानताएं का व्यवहार किया जाता था, तो उसके खिलाफ काफ़ी सारे आंदोलन चलाए गए थे। तो उसके बारे में भी चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि इन आंदोलन ने आधुनिक भारत के निर्माण में किस प्रकार अपना योगदान दिया था। ओके, परिचय देखते हैं। जो ब्रिटिश शासन के दौरान ना भारत में कई सामाजिक धार्मिक बुराइयां व्यापक थी। जैसे सती प्रथा थी, वो प्रथा भी बाल विवाह मतलब छोटे में ही उन दोनों बच्चों का बाल विवाह करा दिया जाता था, छोटी सी उम्र में ही। और जाति के नाम पर भेदभाव किया जाता था। स्त्रियों की दुर्दशा, स्त्रियों को मतलब शिक्षित नहीं होने देता, उनको एक ही घर में रखा है, मतलब एक ही घर की चार दीवारी में ही रहना है, घर का काम ही करना है, उनको शिक्षित होने का अधिकार भी प्राप्त नहीं था उस टाइम में। तो इन बुराइयों को दूर करने और समाज की प्रगतिशील दिशाओं में ले जाने के लिए कई समाज सुधार आंदोलन किए गए थे। इससे समाज की जो कुरीतियाँ हैं इनको मिटाया जा सके, और सती प्रथा को मिटाया जा सके, बाल विवाह, इन सबको मिटाया जा सके। ठीक है, सती प्रथा के बारे में बताया गया था। सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद और स्त्रियों की दुर्दशा। सती प्रथा का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मतलब जो पहले के टाइम में ऐसे कोई मैरिड ऐसे लोग होते थे, आपके पेरेंट्स होते थे, अगर किसी जो पुरुष है ना उसकी मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको उसकी जो पुरुष की जो आत्मा जो चिता थी, उनका अंतिम संस्कार किया जाता ना, उसी टाइम उसके साथ ही बिठा दिया जाता था। सती प्रथा में तो उनके साथ ही जला दिया जाता उनकी बॉडी के साथ ही। ठीक है, उनके जो पुरुष थे ना, उनकी जो मृत्यु के बाद उन्हीं के अंतिम संस्कार में उनकी जो पत्नी है उनको जला दिया जाता था साथ में ही। इसी को सती प्रथा कहा जाता था। और बाल विवाह आप जानते ही हो कि बाल विवाह जो छोटे बच्चे की उम्र में ही उनकी शादियाँ कर दी जाती थी, बाल विवाह किया जाता था। जातिवाद का भेदभाव, स्त्रियों की दुर्दशा, इन सभी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किए गए थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशी भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पर इन्होंने अपने ऐतिहासिक विचार रखे थे। तो इन आंदोलन ने भारतीय समाज में आधुनिक विचारधारा को मतलब इन आंदोलनों ने क्या किया था कि जो हमारे जो भारतीय समाज के अंदर है ना आधुनिक विचारधारा का संचार किया, मतलब इस आधुनिक जो विचारधारा है ना उसको लागू किया था, नई दिशा दिखाई थी उनको। ब्रिटिश शासन और पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय बुद्धिजीवियों को जागरूक भी किया था। ब्रिटिश शासन और पश्चिमी जो शिक्षा है ना उसने भारतीय बुद्धिजीवियों को जागरूक भी किया था। और इन्होंने क्या किया था कि समाज सुधार को उन्होंने तर्क, वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार समानता को और भी बढ़ावा दिया था। इतनी उस टाइम उनको वैल्यू नहीं दिया थी क्योंकि इनकी जो कुर्तियाँ, इनके तर्क है ना वो बहुत ओल्ड मतलब बहुत पुराने टाइम के थे। जैसे जाति के नाम पे भेदभाव करना, स्त्रियों के साथ दुर्दशा करना और ऊंच नीच मतलब छोटी जाति और ऊंच जाति में इतना भेदभाव करना, लोगों के साथ इतना भेदभाव करना और ये सती प्रथा की मानना और बाल विवाह प्रथा को मानना। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी जो समाज की जो कुरीतियाँ थी तो उनको सुधारने के लिए आंदोलनों की ज़रूरत थी। सामाजिक आंदोलन समाज को सामाजिक सुधार की ज़रूरत थी। तो इन सभी तर्कों के तहत तो उस वैज्ञानिक सोच, मानवाधिकार और समानता का बढ़ावा इसलिए देना जरूरी है ताकि हम अपने समाज की जो तर्क हैं, समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको हम ख़त्म कर सकें। सामाजिक व सांस्कृतिक जागृति देखते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या है कि ये जो जागृति है ना ये बौद्धिक थी, जिसमें तर्क, स्वतंत्रता और शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया था। अगर आप शिक्षित हो गए, आप एजुकेशन ही तो कर रहे हैं, आप अपनी कोई BA कर रहा है, कोई BCom कर रहा है, कोई BSc कर रहा है, कोई BA ऑनर्स मतलब, तो आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करोगे। आपने सोचा कि आप 12th के बाद आप ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। कोई टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो सोचता है वो B.Ed करेंगे, प्रोफेसर बनना है तो वो MA PhD करेंगे, ठीक है, ताकि वो अपने कॉलेज में प्रोफेसर की उनकी जो पोस्ट है उसको ले सकें। तो ऐसे आप डिसाइड कर लेते हो ना कि आप अगर आप शिक्षित हो जाओगे तभी आगे जाके जो आपका एम्स है, जो भी आपने सोच रखा है आपको ये बनना है, तो आप बन सकते हो। तो ये है कि आप अपनी शिक्षा पे बल दे रहे हो ताकि जो आपका एम है वो जो इन फ्यूचर आपको कुछ भी बनना है तो आप उसको हासिल कर सको। ओके, तो इसमें यही है कि हमारे पास तर्क होता है, स्वतंत्रता होती है और शिक्षा पे हमें इसमें बल दिया जाता है। इसके अंदर हमें ये प्रगति मिलती है। भारतीयों में ना आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना भी जगाई गई है। भारतीयों के अंदर पहले ये सब नहीं होता था, उनके अंदर आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना जगाई गई है। ठीक है, ये पॉइंट में बताया है ताकि आपको ये चैप्टर है ना ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप सोल की बुक से या वैसे कहीं से पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए पॉइंट में पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आपको बर्डन भी नहीं लगेगा। ओके, अब इसके कारण देख लेते हैं कि अंग्रेजों द्वारा जो लाई गई नई शिक्षा प्रणाली है ना, प्रेस और मुद्रण तकनीकों का इसका विकास हुआ था। अंग्रेजों द्वारा नई शिक्षा प्रणाली को भी लाया गया था, पश्चिमी विचारों का प्रभाव हुआ था और राष्ट्रीय चेतना है ना उसका उदय हुआ था। तो ये सभी इनके कारण हैं, तो इनको आप देख लेना। अगर मेन पॉइंट्स ऐसे याद कर लो और फिर आप एग्ज़ाम में जाके इनको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है ना वो परफेक्ट हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ब्रह्मा समाज के बारे में बात करेंगे तो इसमें कौन है, राजा राम मोहन राय के बारे में बात करेंगे। ये ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। नेम याद रखना, इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जातिवाद की जो विरोध इन सब का इन्होंने विरोध किया था। उस टाइम में ये सब होता था, सती प्रथा की जो प्रथा है वो चलती थी, बाल विवाह चलते थे और जातिवाद के नाम पे विरोध किया जाता था, लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था क्योंकि वो नीच जाति के और ऊंच जाति वाले उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और आधुनिक शिक्षा के जो समर्थक हैं उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रवर्तक भी बने थे। मतलब जैसे पुरुषों को शिक्षित होने का अधिकार मिला था और महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के समर्थक के साथ साथ स्त्रियों की शिक्षा के भी प्रवर्तक भी बने थे, उनको भी उनकी शिक्षा का जो अधिकार है वो दिलाने का निर्णय लिया था, तो उसके लिए उन्होंने भी विरोध किया था। आत्मीय सभा के बारे में बात करेंगे तो जो 1815 में राम मोहन राय द्वारा ये एक सभा स्थापित थी। कब हुई थी, 1815 में। धार्मिक और सामाजिक विचार विमर्श का एक मंच था। आत्मीय समाज जो है ना ये धार्मिक और सामाजिक विचार विमर्श का एक मंच था। ओके, इसका उद्देश्य क्या था कि सामाजिक जो सुधार हैं उनकी धार्मिक जो चर्चा है उसका करना था। समाज के सुधार करने के लिए हमें धार्मिक और सामाजिक सुधार करने के लिए हमें उस पर चर्चा करते थे। आत्मीय सभा थी। कब लागू हुई थी, 1815 में हुई थी। अब ब्रह्म समाज के बारे में बात करेंगे तो ब्रह्म समाज है ना 1828 में राम मोहन द्वारा इन्होंने स्थापित किया था।
1828 में हुआ था ये एक धार्मिक आंदोलन जो कि एकेश्वरवाद और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा भी देता है। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि धार्मिक सहिष्णुता किसे कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। आगे देखते हैं कि ब्रह्मा समाज के सिद्धांत क्या थे। तो ब्रह्मा समाज एक ईश्वर में विश्वास करते थे कि ईश्वर एक ही है। हम लोगों ने ईश्वर को नाम अलग अलग टाइप से दे दिए कि वो ये अलग है वो अलग है, लेकिन भगवान तो एक ही है। इसमें यही बताया कि एक ईश्वर में विश्वास करना, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था, वेदों और उपनिषदों के सिद्धांतों का इन्होंने समर्थन किया था और धार्मिक सहिष्णुता को इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो ये धार्मिक सहिष्णुता भी इनका एक सिद्धांत है। सामाजिक सुधार, पाखंड और अंधविश्वासों का इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा और बहुदेववाद से इन्होंने दूरी बनाई थी और अध्यात्म को इन्होंने बढ़ावा भी दिया था। सामाजिक कार्य क्या किए गए थे इनके लिए। सामाजिक क्या कार्य किए गए थे। सामाजिक में ये कार्य हुए थे कि सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया था, बाल विवाह और बहु विवाह के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए थे, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था। मतलब विधवा विवाह कैसा, जैसे किसी पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी मतलब फुल टाइम ऐसे उनकी जो सेकंड मैरिज है वो हम नहीं करा सकते, क्योंकि जो उसी की पत्नी रहती हैं और उनके बाद वो दूसरी शादी नहीं करा सकती, विधवा की दूसरी शादी नहीं होती, ऐसे पहले टाइम में मानते थे। तो इस चीज़ का उन्होंने अपने सामाजिक कार्य में इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया था। स्त्री को शिक्षित करने का, पहले स्त्री मतलब महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये आप लोगों को भी पता है। काफ़ी सारी परेशानी हुई, उनको एक ही घर में रखा जाता था, उनको यही बोला जाता था कि एक घर के चार दीवारी में रहना है, बाहर जाके कोई काम नहीं करना, क्योंकि जो बाहर के काम है वो पुरुष करते हैं। तो उन्होंने, जो राजा राममोहन राय हैं, उन्होंने अपने सामाजिक कार्यों के अंदर बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, बहु विवाह का उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन उठाया था, विधवा विवाह, जो विधवा लोग होती हैं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है तो उनका हम सेकंड जो मैरिज है, मतलब उनकी दूसरी शादी हम नहीं करा सकते, ये विधवा विवाह के अंदर था। और स्त्री शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया था, तो विधवा विवाह इस प्रथा को उन्होंने रोका था। और स्त्री शिक्षा जो समर्थन है, मतलब महिलाओं को भी शिक्षित होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने अपने सामाजिक कार्य इन्होंने किए थे। किसानों का इन्होंने समर्थन कैसे किया था, तो करों की जो अधिकता है ना, वो अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। मतलब जो अंग्रेजों ने ना जो किसान के ऊपर कई इतने कर लगा रखे थे कि वो उनके इतने कर लगा रखे थे कि वो अगर इतने अधिक थे तो उनकी जो पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने किसान के समर्थन के अंदर इनके करों की जो अधिकता है ना, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी। अब देखते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता में क्या है कि जो प्रेस की जो आज़ादी है ना, इसको एक पक्षधर रखा था और जनमत निर्माण में प्रेस की भूमिका को भी इन्होंने समझा था। शैक्षिक कार्य क्या किए थे इन्होंने, तो आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा का इन्होंने समर्थन किया था, अंग्रेजी शिक्षा की इन्होंने वकालत भी की थी। अभी हमने राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए थे समाज के लिए, और किन किन कुरीतियों को, मतलब समाज की जो क्रूरतियाँ हैं उनको किस प्रकार, कौन सी उनको क्रूरतियाँ हैं उनको मिटाया था। अब हम बात करेंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक नोटबुक में एक मेन पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हो, आप चार्ट बनाकर लिख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रह्म समाज के ये जो ब्रह्मा समाज के दूसरे प्रमुख नेता थे, उन्होंने तो ब्रह्मा समाज के वो संस्थापक थे, इन्होंने ही स्थापित किया था ब्रह्म समाज को, और ये इनके दूसरे प्रमुख नेता थे देवेंद्र नाथ ठाकुर। और धार्मिक पुनर्जागरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है, तत्व बोधनी सभा से ये जुड़े रहे हैं। ओके, अब केशव चंद्र सेन, तो ये ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाने में इनका बड़ा योगदान था। ब्रह्म समाज में इन्होंने कई सुधार किए थे, नई नारी शिक्षा और विधवा विवाह के प्रबल इन्होंने समर्थक किया था, इसके विरोध किया था कि विधवा, मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि विधवाओं को विवाह नहीं किया जाता था उनके पति की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने इसका समर्थन किया था, नारी को शिक्षित होना चाहिए और विधवाओं का विवाह होना चाहिए, मतलब उनकी सेकंड मैरिज होनी चाहिए। तो ब्रह्मा समाज का क्या प्रभाव रहा,
ये देखते हैं। तो धार्मिक और सामाजिक सुधारकों में क्रांति लाई और भारतीय समाज में आधुनिक और मूल्यों का प्रचार हुआ। स्त्रियों की स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुए। भारतीय नवजागरण की इन्होंने नींव रखी थी। अब बात करते हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज का परिचय देखते हैं। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा यह स्थापित था आर्य समाज। ओके, वेदों की सत्ता को मान्यता देने वाला एक समाज था। हिंदू धर्म की शुद्धता पर ये बल देते थे आर्य समाज। दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक जीवन। तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? 1824 से गुजरात में हुआ था। बचपन से ये धार्मिक जिज्ञासा थे। बचपन से इनको धर्म से जुड़ी जो चीज़ें हैं उनसे काफ़ी लगाव था। मूर्ति पूजा और पाखंड से ये असंतुष्ट रहते थे। ये बस ज्ञान मतलब जैसे हम लोग हैं अभी पूजा वगैरह और ये पाखंड वगैरह में जुड़े रहते हैं। लेकिन उस टाइम में क्या होता था कि लोग तपस्या करते थे, ये मूर्ति पूजा इन सबसे दूर रहते थे। वो मन से ईश्वर को याद करते थे। ये मूर्ति पूजा में, ये पाखंड या अंधविश्वासों में वो लोग नहीं आते थे। मतलब ये करना इसका पाखंड नहीं दिखाता, मतलब एक दिखावा नहीं दिखाते थे। वो रियलिटी में तपस्या करके ईश्वर की भक्ति करते थे। वेदों की ओर वापसी। तो वेदों की ओर लौटो नारा एक दिया था और वेदों को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का एक स्रोत माना था। ओके, अंधविश्वासों कुरीतियों का विरोध माना था। स्रोत का मतलब तो आपको पता होगा, मतलब जैसे आपकी 16 की डिग्री है, आपकी बीए की डिग्री है, आपकी बीएससी की डिग्री है, आपकी बीकॉम की डिग्री है, तो आपका ये एक स्रोत ही तो है जो आपकी एक ग्रेजुएशन को पूरा कर रही है। अगर आपको डिग्री नहीं मिलेगी तो आप ग्रेजुएशन क्यों ही करोगे? ठीक है, तो स्रोत ये है कि वेदों को ज्ञान का एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का एक स्रोत माना गया है। स्रोत का मतलब ये होता है अंधविश्वास और कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया था। ओके, तो आर्य समाज की स्थापना देखते हैं कि 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उद्देश्य क्या था कि जो वैदिक धर्म का जो प्रचार है और सामाजिक सुधार है उसको सुधारना। आर्य समाज के सिद्धांत। तो एक ईश्वर में विश्वास होना चाहिए। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था। स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह का इन्होंने समर्थन किया था। जातिवाद छुआछूत का विरोध किया था। अब जैसे पहले टाइम में से पंडित लोग होते थे, जो छोटी जाति के लोग हैं उनका, जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो वहाँ जाते थे तो वो उनके घर का पानी भी नहीं पीते थे, उनके हाथ लगाई कोई चीज़ खाते नहीं थे, कोई चीज़ पीते नहीं थे। ये पहले के टाइम में होता था। तो इस चीज़ का भी इन्होंने जातिवाद छुआछूत का इन्होंने विरोध किया था। इसी को छुआछूत कहते हैं कि वो किसी का छुआ हुआ नहीं खाते थे। स्वदेशी और राष्ट्रवाद का समर्थन भी किया था। ओके, अब बात करते हैं प्रार्थना समाज की। अभी हमने आर्य समाज के बारे में बात की थी, अब प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी? इन्होंने 1867 में मुंबई में डॉक्टर आत्माराम पुंडरंग ने की थी। इस समाज ने ब्रह्म समाज से प्रेरणा ली है और धार्मिक और सामाजिक सुधार की दिशा में इन्होंने कार्य किए थे। प्रार्थना समाज के क्या उद्देश्य थे? तो एकसरवाद का इन्होंने प्रचार करना शुरू किया था। मूर्ति पूजा है और अंधविश्वासों का इन लोगों ने विरोध किया था। नारी शिक्षा और विधवा विवाह का इन लोगों ने भी समर्थन किया था। मतलब पूरी कॉपी आर्य समाज की तरह ही है, मतलब सारे जो नियम है वही लागू किए गए हैं जैसा इसमें बताया गया ये। और इस समाज ने ब्रह्म समाज से ही प्रेरणा ली है। ठीक है, ब्रह्मा समाज के बारे में मैंने बताया, पहले ब्रह्मा समाज बताया फिर आर्य समाज बताया। तो इन्होंने जो प्रेरणा है ना वो ब्रह्मा समाज से ही ली है, मतलब उसी की पूरी कॉपी है, सारे नियम वही चीज़ है। नई शिक्षा और नारी शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन और अस्पृश्यता और जातिवाद के विरोध, इसके जातिवाद के खिलाफ विरोध किया था। प्रार्थना समाज के समाज सुधारक महादेव गोविंद रांडे प्रमुख विचारक हैं। आर.जी. भांडकर और एन.जी. चंद्रवाकर, इन्होंने समाज को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रार्थना समाज के क्या कार्य थे? लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना होनी चाहिए और विधवा का पुनर्विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया था। अस्पृश्यता के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाए थे और पश्चिमी भारत में सामाजिक सुधार का जो पश्चिमी भारत है ना, सामाजिक सुधार का एक केंद्र बन गया था। रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करेंगे तो रामकृष्ण परमहंस ये एक महान संत और योगी थे। इन्होंने अद्वैत और वेदांत और भक्ति को मिलाकर आध्यात्मिकता का प्रचार किया था। सभी धर्मों को सभी धर्म की जो एकता है इसमें विश्वास करते थे। स्वामी विवेकानंद, तो रामकृष्ण परमहंस के ये प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद।
भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार ये इन्होंने विश्व भर में किया था। युवाओं और कर्मयोग और राष्ट्र सेवा की इन्होंने प्रेरणा भी दी थी। विश्व धर्म संसद में तो 1893 में शिकागो में आयोजित हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने भाषण में भारत की धार्मिक सहिष्णुता को इन्होंने उजागर भी किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना तो 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा ये स्थापित थे। उद्देश्य क्या थे इनके? सेवा, शिक्षा और धर्म का इन्होंने समन्वय किया था। इनको माना था, धर्म के कार्य को माना था। तो मिशन की शिक्षाएं तो सेवा ही धर्म है। तो किसी की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आत्मा की पवित्रता है और मानवता में विश्वास है, और सभी धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए। अभी हर धर्म के खिलाफ लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप किसी और के धर्म का सम्मान करोगे तभी दूसरा आपके धर्म का सम्मान करेगा। ओके, तो मिशन की उपलब्धियाँ क्या है? अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालयों की स्थापना होनी चाहिए। अकाल, बाढ़ जैसी आपदा हो ना, उसमें सहायता होनी चाहिए। नैतिकता और धार्मिक शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर तो बंगाल के महान समाज सुधारक और शिक्षा शास्त्री हैं। ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित कराने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। संस्कृत कॉलेज के ये प्राचार्य हैं और ये नारी शिक्षा के समर्थक भी रहे हैं। बाल विवाह और बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसमेंट तो 1875 में अमेरिका में स्थापित, भारत में 1869 में प्रवेश, जैसे एनी बेसेंट ने इसे भारत में लोकप्रिय बनाया था। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के अध्ययन पर इन्होंने काफ़ी बल दिया था। होम रूल आंदोलन के ये प्रमुख नेता भी रहे हैं। बनारस हिंदू। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि होम रूल आंदोलन क्या होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में शॉर्ट में आप मुझे बताइए। चलिए आगे देखते हैं कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना में इनका अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डिरोजिस तो हेनरी विवियन डिरोजियस ने कलकत्ता के ये अध्यापक थे। इनके अनुयायी डिरोजियंस या यंग बंगाल भी कहलाते थे। तर्क क्या थे कि इनके विज्ञान, स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार पर बल दिया गया था। जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंड का इन लोगों ने विरोध किया था। मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन तथा सर सैयद अहमद खान। मुसलमानों के आधुनिक शिक्षण हेतु उन्होंने आंदोलन किए थे। 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया था इसका नाम। पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान के ये समर्थक रहे थे। देवबंद आंदोलन में 1866 में देवबंद मतलब उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ था। पारंपरिक इस्लामी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। दारुल उलूम देवबंद की इन्होंने स्थापना की थी। राजनीतिक रूप से भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये उसके करीब गए थे। अहमदिया आंदोलन के बारे में बताया गया कि तो अहमदिया जो आंदोलन है इसमें मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा इन्होंने शुरू किया था। आप ये किसने शुरू किया था, किसने स्थापना की थी, कौन संस्थापक थे, तो ये नाम याद रखोगे तो आपको जो उन्होंने क्या क्या किया था, उनके क्या सामाजिक कार्य थे वो आपको याद रहेंगे। तो नाम याद रख लेना। अगर याद नहीं हो रहा है तो नोटबुक में पॉइंट्स बना के लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन्होंने ये शुरू किया था, अहमदी आंदोलन शुरू किया था। धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक शिक्षा पर इन्होंने बल दिया था। कुरान की व्याख्या और आधुनिक दृष्टिकोण से भी इन्होंने इसको कुरान के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण से इनको कुरान के बारे में भी बताया था। और कुरान के स्पष्ट मतलब कुरान के क्या मायने हैं उसके बारे में बताया था। ओके, आगे क्या है, पारसी सुधारवादी आंदोलन को देख लेते हैं। तो दादाभाई निरोजी और निरोजी पुरदेनजी जैसे नेता सक्रिय थे। शिक्षा, नारी उत्थान और सामाजिक बुराइयों का इन्होंने विरोध किया था। पारसी सिख धर्म की पुण्य व्याख्या और आधुनिकीकरण का प्रयास किया था। सिख सुधार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। सिख समाज और सुधारिक आंदोलन पृष्ठभूमि, तो गुरमत परंपराओं के पुनः स्थापित करने का प्रयास हुआ था। गुरुद्वारा आंदोलन में गुरुद्वारे को महंतों के हाथों से उनको मुक्त कराना था और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की स्थापना होती है।
निरंकारी आंदोलन में क्या होता है, गुरु नानक की जो शिक्षा है ना उसकी वापसी हुई थी, सादगी और सच्चाई का प्रचार हुआ था निरंकारी आंदोलन के अंदर। नामधारी आंदोलन के अंदर बाबा राम सिंह द्वारा ये प्रारंभ हुआ था, अंग्रेजी शासन के विरोध भी आंदोलन हुआ था। अकाली आंदोलन में गुरुद्वारे के नियंत्रण हेतु आंदोलन किए गए थे, सिख पहचान की रक्षा की गई थी। बब्बर अकाली आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था, अंग्रेजों के खिलाफ सशक्त संघर्ष भी किए गए थे। सिंह सभा, तो सिंह सभा में क्या होता है, सिखों की धार्मिक और सामाजिक पहचान की सुरक्षा हुई थी, धार्मिक ग्रंथों का पुनर्संपादन हुआ था। भारत में सुधार आंदोलन, स्वरूप और परिणाम, तो सामाजिक जागृति और धार्मिक पुनर्जागरण हुआ था। शिक्षा, नारी उत्थान और सामाजिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना उसको बढ़ावा दिया गया था। आधुनिक भारत के निर्माण में इसकी भूमिका थी। धार्मिक राष्ट्रीय आंदोलन को इन्होंने वैचारिक का आधार बनाया था। ठीक है, हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका निष्कर्ष देख लेते हैं एक बार। भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन ने केवल समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया है, बल्कि राष्ट्र की जो आत्मा है ना उसको भी जागरूक कर दिया है। इन्होंने भारत को आधुनिक, प्रगतिशील और समानता आधारित समाज की ओर अग्रसर उनको आगे बढ़ाया है इनकी तरफ। ठीक है, हमारा ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। किसी का कोई डाउट है, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप पूछ सकते हैं। किसी ने अगर इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करके आप वहाँ से आपके कोई भी क्वेरीज या डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, या आपके चैप्टर्स के कोई क्वेरीज से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो PDF है सारी वहीं पर आपको अपलोड मिलेंगी। और जिसने ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आपको PDF वहीं मिलेंगी। फिर आप यहाँ बोलते हो मुझे PDF नहीं मिली, तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।